लाइफ प्रोसेसेस। चले शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का 10th का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हुए, ऐसे प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं हुए, तो हमारा टाटा बाय बाय और सी यू हो जाएगा। चले तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस चालू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? द प्रोसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस कितने टाइप के पढ़ने हैं इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में हमको 4 टाइप के लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, और आखिरी है एक्सक्रीशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने हमको। सब प्रोसेस जो है एक बार एनिमल के लिए, एक बार प्लांट के लिए पढ़ना है। सारे प्रोसेस हमको एक बार एनिमल के लिए, एक बार प्लांट के लिए पढ़ना है। ये हमारी लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे लाइफ प्रोसेस। अगर इनमें से कोई भी एक भी नहीं होगा तो हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। चले इसके बाद पढ़ते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब भाई मेरे को ये बताइए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा भाई? मेरे को कैसे पता चलेगा ये शर्ट जो है नॉन लिविंग है, मैं जो हूँ लिविंग है? तो बेटा पहली बात है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। जैसे मैं ये शर्ट जो है वो एक्सेल साइज की लाया हूँ, ये डबल एक्सेल नहीं हो जाएगी, ट्रिपल एक्सेल नहीं हो जाएगी, ये एक्सेल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये लिविंग नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं। दूसरी चीज़ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये शर्ट जो है 1 से 2 नहीं हो जाएगी, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 से 2 हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं। चौथी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी यूज करके मूव करते हैं। और पांचवी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब खाते पीते हैं। चले ये हो गया हमारा मतलब इंट्रोडक्शन है हमारे लाइफ प्रोसेस का। चले इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पहला वाला न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? सुनिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ intake of nutrients। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब बेटा ये न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो बचपन में पढ़ाया जाता है कि बेटा हमको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, हमको फैट से भी एनर्जी मिलती है, हमारा प्रोटीन जो है वो ग्रोथ करता है, हमारा विटामिन जो है वो हमारी रक्षा करता है। विटामिन जो है वो हमारी रक्षा करता है। तो ये सब न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट। चले आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा ये जो न्यूट्रिशन है ये बहुत सारे टाइप का होता है। तो अगला है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। चले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इसको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड पकाते हैं, जिनका खाना खुद से पकता है, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग क्या ऑटोट्रॉफिक हैं? तो बोलेंगे सर हाँ ऑटोट्रॉफिक है हम लोग, हमारी मम्मी खुद ही खाना बनाती है। तो बेटा हम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं। आपकी मम्मी जो है वो खाना नहीं बनाती। तो सर हम क्या पड़ोसी घर से लाते हैं? नहीं बेटा, आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती है, आपकी मम्मी खाना पकाती हैं। बना तो प्लांट ने लिया है,
ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का फूड बनाए, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे प्लांट्स और बीजीए मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। चले, अब आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है सैप्रोफेटिक। अब होलोजोइक क्या होता है स्टूडेंट, सुनिए, आप लोग में से सभी लोग पतंग उड़ाते होंगे, आप लोग में से सभी लोग क्या करते होंगे, पतंग उड़ाते होंगे। तो अगर मांझा उलझ जाए तो क्या आप पतंग उड़ा सकते हो, तो बोलेंगे नहीं सर। तो अब क्या है, बिना मांझा सुलझाए हम पतंग उड़ा ही नहीं सकते। तो वैसे क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सर हम कौन सा ईंटा पत्थर खाते हैं, तो बेटा ईंटा पत्थर नहीं खाते हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। और हमारी बॉडी क्या करती है, इन बॉडी से, हमारी बॉडी जो रहती है इन फूड से एनर्जी को विड्रॉ नहीं कर पाती। तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, इन फूड को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है ग्लूकोज में, फैट्स को मतलब कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को तोड़ देती है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या है, हमारा एक सिंपल सब्सटेंस है, और एक कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो द न्यूट्रिशन इन विच complex substance are break down into simpler substances, that nutrition is called as holozoic nutrition। तो हम ह्यूमंस जो हैं वो होलोजोइक के एग्जाम्पल हैं, डॉग्स जो हैं वो होलोजोइक के एग्जाम्पल है, लॉयन जो है वो होलोजिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि हम कहीं से सिंपलर सब्सटेंस को ले लें, वो डायरेक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनाया फूड ले लेते हैं, या मैं बोल सकता हूँ सिंपलर सब्सटेंस ले लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेते हैं बिना उनको मारे। जैसे मच्छर है, मच्छर काटा तो हमसे खून ले लिया, खून ले गया, क्या हमें मार गया, नहीं मार गया, ठीक है। तो मच्छर क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है अमरबेल या कसकटा, अमरबेल कसकटा एक ही चीज़ होती है। ये अमरबेल कसकटा जो है वो किसी पेड़ के अराउंड ग्रो होती है, और जब वो ग्रो होती है तो उस पेड़ के अराउंड लिपट जाती है और फिर उससे न्यूट्रिशन डिराइव करती है। तो ये क्या है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पर अमरबेल क्या है, अमरबेल एक पैरासाइट है, और जिससे वो न्यूट्रिशन ले रही है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। जैसे मच्छर हमें काट रहा है, तो मच्छर क्या है, पैरासाइट है, और हम उसके क्या है, होस्ट है। चल, तो इसके एग्जाम्पल क्या है पैरासाइट के, लीच है, ठीक है, मॉस्किटो है, अमरबेल है, अमरबेल या कसकटा। चले, दूसरा होता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल के डेड रिमेन्स से न्यूट्रिशन को डिराइव करें, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंगस, जो फंगाई होता है, और बैक्टीरिया होता है, ये दोनों ही सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो एक प्रोसेस से होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो पहली बात तो ऑटोट्रॉफिक होता है, और दूसरी बात क्या होता है, वो एक प्रोसेस से होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ये जो न्यूट्रिशन है वो परफॉर्म होता है, जिससे वो खाना बनता है। चले, फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक। बेटा बायोलॉजी में कोई भी याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड या मेक वर्ड यूज नहीं करना है। कौन सा वर्ड यूज करना है, यहां पर एक ही वर्ड यूज करना है, सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट,
सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज लाइट की मदद से बनाना, है ना। एनीथिंग विच इज मेक बाय द यूज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो रहते हैं वो अपने खाने को लाइट की मदद से बनाते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको जानना हो तो हमारी कार्बन कंपाउंड की वीडियो है वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट कर देती है, ये कन्वर्ट कर देती है C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 प्लस O2। ये C6H12O6 क्या है, ये C6H12O6 जो है वो है ग्लूकोज। वो क्या है, ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है ना। और अगर सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। तो स्टूडेंट समझिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो हमने क्या किया, दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब बेटा आपको फोटोसिंथेसिस इतना आसान दिख रहा है, उतना आसान है नहीं, ये 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप कौन से होते हैं, यहां देखें। तो इस 3 स्टेप कौन से होते हैं, सुनिए। तो पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो जो प्लांट प्रेजेंट क्लोरोफिल रहती है, वो क्या करती है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है जो सन से आएगी वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी, सोलर एनर्जी। और वो सोलर एनर्जी जो रहती है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग वाटर को स्प्लिट करते हैं या वाटर का ब्रेकडाउन करवाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो वाटर हमारा ब्रेकडाउन होता है केमिकल एनर्जी का यूज करके। ये जो ऑक्सीजन रहता है ये कहाँ चला जाता है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और ये हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। तो तीसरा स्टेप यही है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ये तीसरा स्टेप है बेटा। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, किसमें हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखना हो रहा है। अगर आपको रिडक्शन जानना है तो हमारी एक वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसको देख के आइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब ये मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है ग्लूकोज C6H12O6। तो बेटा हमें क्या मिला था, हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या मिला था, हमें मिला था ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, और हमें मिली थी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या मिला, हमें फोटोसिंथेसिस का मिला ग्लूकोज मिला और क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप क्या है, ये सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो वाटर को ब्रेक डाउन कर देगी। तीसरा स्टेप जो है, जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा और क्या बन जाएगा, इससे ग्लूकोज बन जाएगा। अब बेटा ये तो आपका एनसीईआरटी का प्रोसेस हुआ। कई टीचर्स इसको ऐसा भी पढ़ाते हैं, कई टीचर इसको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के नाम पे भी इसको पढ़ाते हैं। चले तो बेटा सुनिए क्या होता है, कुछ नहीं होता। यहां पर फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। अब बेटा लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट आती है, लाइट रिक्वायर्ड होती है और वाटर रिक्वायर्ड होता है। लाइट रिक्वायर्ड होती है
और वाटर रिक्वायर्ड होता है। लाइट रिक्वायर्ड होती है और वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब ये लाइट और वाटर से क्या करती है, लाइट और वाटर से क्या बनाती है, लाइट और वाटर से बनाती है हाइड्रोजन और एनर्जी बनाती है एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रही है एनर्जी। तो यहां पर क्या हो गया, ये एनर्जी और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इन लोग डार्क रिएक्शन को दे देते हैं और यहां पर ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, वाटर और लाइट जाती है और हमको दूसरी साइकिल में क्या पहुंचाना होता है, हाइड्रोजन जो कि इसमें से निकलती है और एटीपी यानी एनर्जी इसमें देंगे हम लोग। चले, और यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है लाइट रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में ये दो तो जा रहे हैं, साथ में इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। अब डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं है कि वो रात को 12 बजे होएगा, नहीं। तो डार्क रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। यही एनर्जी जो है ये डार्क रिएक्शन को एनर्जी देती है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में क्या जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, एटीपी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, इन तीनों से मिलकर C6H12O6 बनता है जो कि है ग्लूकोज। तो हमारी जो केल्विन साइकिल है इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है ग्लूकोज। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए 4 मटेरियल चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये 4 मटेरियल जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं। अब आपको रूट से क्या मिल जाता है, रूट से मिल जाता है आपको, रूट से क्या मिल जाता है, रूट से मिल जाता है आपको वाटर। यहां पर लीफ के लोअर साइड क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, इन पोर को कहा जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा ही क्या करते हैं, स्टोमेटा ही क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टोमेटा जो रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर से बाहर निकालते हैं। ये कुछ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये कुछ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। चलिए यहां देखें, तो ये हमारे स्टोमेटा है। ये जो है ऊपरी लेयर इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये जो 2 किडनी शेप सेल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, फिर क्या होता है, इस गार्ड सेल के अलावा इस जो गार्ड सेल रहते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और यहां पर क्या होते हैं, यहां पर डोमिनेंटली न्यूक्लियस भी होते हैं जो कि इन सेल्स को कंट्रोल करते हैं, ये न्यूक्लियस है। अब क्या होता है स्टूडेंट सुनिए, जैसे ही इस गार्ड सेल में, अच्छा हाँ और एक चीज और है, ये जो बीच में पोर है इसको हम बोलते हैं स्टोमा। एक्चुअली स्टूडेंट सुनिए, अब ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके जो ये जो गार्ड सेल्स हैं, जैसे ही इसमें पानी भरता है ये क्या होते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। और स्वेलअप के कारण जो इनका स्टोमेटल पोर है यानी कि स्टोमा, ये स्टोमा क्या होता है, खुल जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज अंदर बाहर होता रहता है। ठीक है, और दिक्कत नहीं जाती है। तो ये स्टोमेटा का काम है। चले यहां देखें अगला, ये स्टोमेटा है जिससे गैसियस एक्सचेंज होती है। अब आती है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जो रहती है, प्लांट के ऊपर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट है। और क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। चले अब बेटा ये जो लीफ होती है ये बहुत मतलब बहुत आसान नहीं होती है, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देखते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर हम लीफ को काटेंगे तो बीच में जो पतली लेयर रहेगी उसमें क्या मिलेगा, उसमें सबसे ऊपर मिलेगा आपको क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है जो कि वाटर को लीफ को वाटर प्रूफ बनाती है, लीफ को वाटर प्रूफ बनाती है क्यूटिकल, और वाटर लॉस को बचाती है, मतलब लीफ के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसको बाहर जाने से बचाती है क्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पर होते हैं इसके एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस मतलब स्किन टाइप की होती है। ये एपिडर्मिस है, ये जो है वो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, और एक एपिडर्मिस नीचे भी होता है। एक एपिडर्मिस नीचे भी होता है, पर नीचे वाला जो एपिडर्मिस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं। अब भी देखा था हमने स्टोमा, स्टोमा जो है अब भी देखा था स्टोमा हमने, ठीक है। स्टोमा जो है वो स्टोमेटा का पोर है, तो ये स्टोमा है। चलिए, ये है हमारा अपर एपिडर्मिस और ये है हमारा लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बीच में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को, हाँ, ये हमारा क्यूटिकल, ये हमारा अपर एपिडर्मिस है, ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और इनके बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। और इन मीजोफिल सेल्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, इनमें ये जो नीचे वाली लेयर होती है स्पॉन्जी लेयर होती है, स्पॉन्जी लेयर होती है जिसमें क्या होता है, एयर भरी रहती है। जैसे कि ये CO2 है, यहां से CO2 अंदर गई, ठीक है। अब ये जो CO2 है, ये जो CO2 है यहां पर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, और ये जो हमारे मीजोफिल सेल्स हैं, इन मीजोफिल सेल्स में बहुत सारी क्लोरोफिल होती है। कौन सी होती है, क्लोरोफिल होती है। और ये जो क्लोरोफिल जो रहती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऊपर से सनलाइट मिल गई, ठीक है, यहाँ से वाटर मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब बढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की ओर। चलो, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन एनिमल्स जो है 5 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहला होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, इंजेक्शन, इंजेक्शन सुना, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को इंसर्ट करवाता है। वैसे इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। चल, दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन मतलब होता है जो हमारा फूड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, इसको क्या है सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारा फूड है, अब जो हमारा फूड है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है। अब वो हमारी स्किन से, ये हमारी स्किन है, इस स्किन से आर पार होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिल सकता है। चौथा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब, एसिमिलेशन मतलब, एसिमिलेशन मतलब होता है जो फूड जो है हमारा, ये फूड जो है इसका यूज होना या फिर इसको यूजफुल पार्ट तक पहुंचाना, मतलब जहां जहां इसका यूज है वहां तक इसको पहुंचाना, ठीक है। और आखिरी है 5th स्टेप, इजेशन। इजेशन मतलब क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो भी इनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको निकाल फेंक करना, बाहर करना, उसको अलग कर दो, उसको बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। चल, अब यहां देखें, हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ते हैं। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला है, अमीबा भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो स्यूडोपोडिया करके उस फूड को इनगल्फ कर लेता है। ये इनगल्फिंग ऑफ फूड है, मतलब ये फूड को क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा इंजेक्शन, मतलब फर्स्ट प्रोसेस, ये हो गया हमारा इंजेक्शन। अब क्या हुआ, उसने इस फूड को इनटेक करके यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लिया। क्या बना लिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये हमारा न्यूक्लियस नहीं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, या फिर इसको टेम्पररी वैक्यूल भी बोला जाता है। चले, अब क्या है, इसको इनटेक कर लिया, ये इंजेक्शन हो गया। अच्छा, अब ये फूड को क्या करेगा, इस फूड में बहुत सारे एंजाइम्स को ये
पास करेगा। ये जो हमारा फूड है, इस फूड में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा, डाइजेशन। और यहां पर क्या सिक्रीट हुए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। चल, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये फूड डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या करेगा, ये जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगा, अपनी बॉडी में लेगा। ये हो गया हमारा चौथा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। अब क्या करेगा, ये जो एब्जॉर्ब किए हुए फूड है उसको यूज करेगा, तो अपनी ग्रोथ करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसकी ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ हुई मतलब कौन सा प्रोसेस, एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या करेगा, ये अपने वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर कर देगा। तो ये हमारा आखिरी प्रोसेस हो जाएगा, इजेशन। इजेशन जो है वो हमारा आखिरी प्रोसेस है। ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। दिस वाज द न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या ह्यूमंस। तो जो ह्यूमन है उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इनटेक ऑफ फूड। तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से इनटेक कर लेते हैं फूड को, और कहाँ डाल लेते हैं, माउथ में। तो हमारा फूड कहाँ चला गया, माउथ। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस, इंजेक्शन। अब हमको मेनली यहाँ पर क्या पढ़ना है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब मेनली पढ़ना है हमको। ठीक है, चल, तो ये हमारा, सुनिए, ये हमारा माउथ है, ये हमारा माउथ है। और माउथ की जो कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं, ये माउथ है, और माउथ की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। ये जो बकल कैविटी होती है इसमें तीन चीज़ें होती हैं मेनली। पहला होता है हमारे टीथ। ये टीथ क्या करते हैं, ये टीथ फूड को चबा चबा के फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। मतलब बड़ा फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि डाइजेशन इजी हो जाए। दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुछ यहाँ और यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा। क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा में क्या होता है, वाटर और एंजाइम्स। वाटर क्या करता है, फूड को मॉइस्ट करता है ताकि स्वॉलो में इजीनेस हो। और एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो एंजाइम्स जो रहते हैं वो ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड करते हैं। मतलब फूड की इतनी बड़ी बड़ी चेन है कार्बन की, उसको छोटी छोटी चेन्स में तोड़ते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल ब्रेकडाउन। मतलब बहुत बड़ा फूड का स्ट्रक्चर है, उसको छोटे छोटे फूड में तोड़ देना। जैसे रोटी है, इतनी बड़ी थी, उसको छोटी छोटी पीसेस में या पेस्ट बना देना, ये क्या हो गया, उसका फिजिकल ब्रेकडाउन। पर अभी भी उसमें कार्बोहाइड्रेट की लंबी लंबी चेन्स है, उन चेन्स को तोड़ना क्या होता है, वो होता है केमिकल ब्रेकडाउन, जो कौन कर पाता है, एंजाइम्स। तो यहाँ पर मेनली तौर पे जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज मेनली किस पे हमला करता है, ये करता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पे हमला करता है, और उसको पार्शियली डाइजेस्ट, फुली नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ये सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज। तो अब हमारा जो फूड है वो क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड मॉइस्ट फूड है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बोलस। तो बोलस क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड मॉइस्ट फूड। अब क्या होगा, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड मॉइस्ट फूड है, ये क्या होगा, ये जो बोलस है ये क्या करेगा, ये हमारे माउथ से स्टमक तक जाएगा, किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। ये फूड पाइप का ऑफिशियल नेम होता है ईसोफेगस। ये ईसोफेगस से होते हुए नीचे जाएगा। अब बेटा सुनिए,
ईसोफेगस में जब ये जाता है तो ईसोफेगस के मसल जो रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मूवमेंट करते हैं, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। कौन सी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट, जो कि फूड को गले से नीचे धक्का देती है और स्टमक तक पहुंचाती है। तो इसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया स्टमक तक। अब स्टमक में क्या होगा? सुनिए, स्टमक में क्या होगा? सुनिए यहाँ पर। तो ये हमारा स्टमक जो है वो जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, इन स्टमक की वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इन स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो रहते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज़ों को कंटेन करता है। पहला तो HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है आपका म्यूकस। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। अब ये HCl क्या करता है स्टूडेंट्स? तो HCl का पहला काम है कि जो भी यहां पर फूड के साथ जर्म एंटर करेंगे उन जर्म को किल कर देना, ये उसका पहला काम है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है इस पेप्सिन को एक्टिवेट करना, टू एक्टिवेट पेप्सिन। तो ये पेप्सिन क्या होता है? ये पेप्सिन HCl से एक्टिव हो जाता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है स्टूडेंट्स? पेप्सिन एक्टिवेट हो गया HCl से। अब क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है। उस प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा और क्या बनाएगा? अमीनो एसिड्स बनाएगा। और ये अमीनो एसिड्स जो रहेंगे वो हमारे पार्शियली डाइजेस्टेड रहेंगे, फुली डाइजेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट होगा। अब आपने पूछा नहीं सर ये म्यूकस किस काम का रहेगा? तो बेटा ये इतना खतरनाक HCl एसिड है, तो इस HCl एसिड के अगेंस्ट ये जो म्यूकस है ये क्या करता है? स्टमक की प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है? स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है प्रोटेक्ट? HCl से ये स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्टमक। चले यहां देखें आगे चले यहां देखें। तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ? अब हमारा जो फूड है वो क्या हुआ? हमारे स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ। अब क्या होगा? हमारा जो स्टमक है उसको 3.5 घंटे तक रखेगा। 3 से 3.5 घंटे तक रखेगा। 3 से 3.5 घंटे तक रखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्पिंस्टर मसल होता है। ये स्पिंस्टर मसल क्या करता है? हमारे फूड को रोके रहता है स्टमक तक, ताकि वो नीचे ना आ पाए। और ये स्टमक जो है हमारा, ये फूड को मतलब चर्निंग करेगा उसकी, मतलब उसको हिलाएगा। अब ये हिलाएगा जब, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो एक क्रीम जैसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? चाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चाइम धीरे धीरे नीचे आएगी। अब ये चाइम जो है वो कैसे नेचर की है? ये चाइम जो है वो एसिडिक नेचर की है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? सुनिए, यहाँ पर जो लीवर है ये एक स्पेशल ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये कौन से जूस को सिक्रीट करता है? ये लिवर जो सिक्रीट करता है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है। लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और इस बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर जो रहेगा ये बाइल जूस को स्टोर करेगा। अब क्या होता है? ये जो गॉल ब्लैडर है इससे होते हुए, एक पाइप से होते हुए, ये जो पाइप रहता है इसका नाम होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इस चाइम से मिलकर उसको क्या बना देता है? एल्कालाइन, ताकि एसिडिक नेचर इसका खत्म हो जाए। एल्कालाइन बना देता है ताकि इसका एसिडिक नेचर खत्म हो जाए और ये इंटेस्टाइन को कोई दिक्कत ना पहुंचाए। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर तक लंबी होती है। 6.5 मीटर तक लंबी होती है। क्योंकि ये बहुत लंबी होती है, इसके लिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया? क्योंकि बेटा इसकी विड्थ बहुत कम होती है, विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। और वो उसकी विड्थ ज़्यादा होती है इसलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। चल अब बेटा यहाँ पर क्या हुआ? हमारी जो चाइम है वो एल्कलाइन बन गई। किससे बन गई? बाइल से एल्कलाइन बन गई। बाइल जूस जो है उसको
इसने एल्कालाइन बना दिया। अब बाइल जूस में एक चीज़ और होती है, क्या होती है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो हमारे फूड में प्रेजेंट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, इन लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स मतलब स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में इनको तोड़ देता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ये बहुत बार आया है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि फैट जो है वो हमारी बॉडी का सबसे मतलब क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करना सबसे टफ होता है। इसलिए क्या करता है, जो बाइल सॉल्ट रहता है उसको लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है ताकि उसका डाइजेशन बहुत 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 ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, तो इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब बेटा सुनिए, अब क्या होता है, जो पेनक्रिया रहती है उस पेनक्रिया से एक स्पेशल जूस सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये सिक्रीट हो गया बाइल जूस। अब बाइल जूस के बाद आएगा यहां पर पेनक्रियाटिक जूस। ये जो पेनक्रिया है ये बाइल डक्ट से होते हुए एक जूस को सिक्रीट करेगी जिसका नाम होता है पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस जो रहेगा ये इसके अंदर 4 एंजाइम को कंटेन करेगा। पहला होता है एमाइलेज, दूसरा होता है माल्टेस, तीसरा होता है ट्रिप्सिन और चौथा होता है लिपेज। ठीक है, अब बेटा याद रखना, एमाइलेज और माल्टेस किस पे हमला बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट पे या स्टार्च पे हमला बोलेंगे। ट्रिप्सिन क्योंकि पेप्सिन का भैया है। देखो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन जो है ये भी पेप्सिन जैसा प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। और यहां पर ये लिपेज जो है ये पहली बार फैट का डाइजेशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये पेनक्रियाटिक जूस में 4 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। ठीक है, ये दोनों जो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, ये जो रहता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है और ये पहली बार फैट का डाइजेशन करता है। आपको अगर आ जाए कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है तो आप बोलेंगे माउथ से। डाइजेशन ऑफ स्टार्च और फैट का, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट कहां स्टार्ट होता है तो आप बोलेंगे माउथ से, क्योंकि माउथ में एमाइलेज पढ़ा था हमने। आप बोलेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से प्रोटीन कहां स्टार्ट होता है तो आप क्या बोलेंगे? स्टमक से। स्टमक में हमारा पेप्सिन जो रहता है पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और आपको अगर पूछा जाए कि भैया फैट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है तो आप बोलेंगे लिपेज से, क्योंकि लिपेज जो रहेगा पहली बार फैट का डाइजेशन करेगा। तो ये कहां चालू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चालू होता है। चले, अब इसके बाद जो फूड है वो हमारा आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा और हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, ये इंटेस्टाइनल वॉल जो रहती हैं, इंटेस्टाइनल जो वॉल होती हैं, ये इंटेस्टाइनल वॉल जो रहती हैं ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या करता है? ये हमारे फूड का फाइनल डाइजेशन करता है। क्या करता है? फाइनल डाइजेशन करता है। और ये फाइनल डाइजेशन जब करता है तो हमारा जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है ये किस में बन जाता है? ग्लूकोज में पूरी तरह से। जो हमारा प्रोटीन है वो किस में बन जाता है? वो बन जाता है अमीनो एसिड्स में। और जो हमारा फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है लिपेज में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये हमारा फाइनल डाइजेशन हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया? फाइनल डाइजेशन हो गया। यहां के बाद आगे डाइजेशन नहीं होगा। अब जो हमारा फूड है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट गया, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया कि वो हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में आर पार चला जाएगा, आर पार चला जाएगा। और इनके आर पार जाके हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल के अंदर चला जाके ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। पर क्या होता है आगे जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कि क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय। अब क्या होता है? ये विलाय का काम क्या है? ये हमारे
एब्जॉर्प्शन का रेट को इंक्रीज कर देते हैं। विलाई क्या करते हैं, हमारे एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस में एब्जॉर्ब होगा तो यही जगह से एब्जॉर्ब होगा, पर अगर विलाई से एब्जॉर्ब होगा तो क्या होता है, सरफेस इंक्रीज हो जाता है। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से, 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 कहीं से भी हो सकता है यहाँ पर एब्जॉर्ब, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया। आपको अगर पूछा जाए कि विलाई का फंक्शन क्या होता है तो आप बोलेंगे विलाई का फंक्शन होता है कि ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होता है, फूड जो है वो आगे ट्रैक पे जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसको मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एंटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, विलाइज होते हैं। तो बोलेंगे सर अब तो हमारा जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था वो तो हो गया, यहाँ विलाई क्यों है, तो यहाँ की जो विलाई है वो क्या करती है, यहाँ की जो विलाई है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी बॉडी में जो हाइड्रेशन लेवल है वो बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वाटर है वो अब सब निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है हम उसके जितना हो सके उतना वाटर को एब्जॉर्ब कर लें ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो अब फूड बचता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे रेक्टम में, और रेक्टम में जब प्रेशर बनेगा तो ये हमारा फूड जो है वो सुबह सुबह एनएस से निकल जाएगा। ये कौन सा फूड होगा, ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन, पूरा टॉपिक कवर कर लिया हमने न्यूट्रिशन का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते हैं अगले पार्ट में इसके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।